हेलो बच्चों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था अंतरा की कविताओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। हालांकि वो वीडियो कुछ स्पेशल बच्चों के लिए थी, ऐसे बच्चे जो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अपनी स्टडीज़ रेगुलर नहीं कर पाए हैं, किसी भी वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हैं और उन्होंने बाकी बच्चों की तरह से पूरे पूरे चैप्टर्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस नहीं पढ़ी हैं और उनके पास अभी भी समय कम है, लेकिन वो एग्ज़ाम देंगे। तो मेरी एक कोशिश थी उनके लिए कि बहुत सरल भाषा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उनके लिए तैयार करूं, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो इतना लिख पाएँ कि वो अच्छे से आराम से पास हो जाएं। तो आज की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए सेकंड पार्ट है, अंतरा के चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे कविताओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अब है चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बाकी ऐसे बच्चों के लिए जो जिन्होंने अपनी रेगुलर स्टडीज़ की हैं, जिन्होंने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, उनके लिए मैं हर रोज़ जो रिवीजन वाली वीडियो बना रही हूँ वो उसी से जुड़े रहें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए। वहाँ हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें अंतरा के चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिए हैं। हर एक चैप्टर में से एक प्रश्न मैंने उठाने की कोशिश की है। किसी किसी चैप्टर में 2 प्रश्न मैंने उठाए हैं। टोटल 20 प्रश्न हैं इस वीडियो में। बहुत सरल भाषा मैंने रखने की कोशिश की है कि 1 या 2 बार सुनते ही आपको याद हो जाए, इस तरीके की भाषा मैंने रखने की कोशिश की है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का झुकाव हिंदी साहित्य की ओर कैसे हुआ? पहला चैप्टर है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जो है इस चैप्टर का लेखक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो लेखक है, इसने हिंदी साहित्य को ही क्यों चुना अपने करियर के रूप में? तो 2-3 कारण हैं इस पाठ में जो बताए गए हैं, वो दोनों तीनों कारण हम लिख देंगे कि इसकी वजह से इसको जो है हिंदी अच्छी लगने लगी थी। सबसे पहला कारण, रामचंद्र जब छोटे बच्चे थे तो उनके पिता उन्हें राम कथा और ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाते थे। यहाँ से बच्चे की रुचि हिंदी में पैदा हो गई। तो उनके पिता उनको कहानियाँ सुनाते थे तो वहाँ से उनका झुकाव होना शुरू हो गया। उसके बाद जब रामचंद्र कॉलेज जाने लगे तो उनके कुछ दोस्त हिंदी पढ़ने में रुचि रखते थे। इन सभी दोस्तों का एक ग्रुप बन गया जो कि हिंदी पढ़ते थे, हिंदी कहानियाँ, कविताएँ पढ़ते थे और आपस में डिस्कशन करते थे। तो सभी दोस्त एक ही फील्ड वाले बन गए, तो सबका झुकाव हिंदी की तरफ होने लगा। उसके बाद कॉलेज के आसपास एक लाइब्रेरी थी, रामचंद्र उसमें भी जाते थे और उस लाइब्रेरी से अलग कुछ किताबें इनके घर भी आती थी, जो कि इनके पिता के मित्र उनको भेजते रहते थे। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से रामचंद्र जो हैं हिंदी की तरफ झुकते चले गए। कॉलेज में फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया, उसके बाद कॉलेज के पास एक लाइब्रेरी भी थी और जो रामचंद्र के पिता के मित्र थे उनकी एक प्रेस थी, उसमें वो किताबें छापते रहते थे, तो कुछ किताबें पढ़ने के लिए रामचंद्र के पिता को दे जाते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रेमघन की क्या विशेषताएं लेखक ने बताई हैं? जो रामचंद्र वाला चैप्टर है उसी में प्रेमघन नामक व्यक्ति के बारे में लेखक बताता है। प्रेमघन की विशेषताएं हमें बतानी है कि क्या क्या बताई गई हैं। सबसे पहली विशेषता, प्रेमघन बहुत रईस व्यक्ति थे। दूसरी विशेषता, वे हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते थे। रईस थे तो एक नॉर्मल सी बात है, जो भी त्योहार होगा उसको बड़े अच्छे से वो मनाएंगे। बहुत सारे लोगों को अपने घर पर बुलाते थे और बहुत मौज मस्ती से, बहुत चाव से, बड़े उत्साह से वो उस त्योहार को मनाते थे। वे बहुत अच्छे कवि थे, हर बात को घुमा फिरा कर बोलना उनकी आदत थी। प्रेमघन जो नाम है ये कवि का नाम है। बहुत अच्छे कवि थे और सीधे सीधे नहीं बोलते थे, हर बात को घुमा फिरा के ट्विस्ट डाल करके वो बोलते थे। वे हर काम को बहुत सलीके से करना पसंद करते थे और वे हिंदी का बहुत सम्मान करते थे। ये 4-5 विशेषताएं लेखक ने बताई हैं प्रेमघन के बारे में। प्रेमघन जो कि एक कवि थे और हमारा पहला चैप्टर है उसमें प्रेमघन के बारे में लेखक अपनी यादों के माध्यम से बताता है, उनको याद करके बताता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि बालक बच गया है? आंसर देखते हैं। बड़ा आसान सा उत्तर है, बहुत आसान सी कहानी है। एक 8 साल के बच्चे को जबरदस्ती बहुत कुछ सिखाया गया था। इसके कारण वो बच्चा अपने मन को मारकर बनावटी जीवन जी रहा था। जब वो बच्चा एक दिन अपने पिता के साथ स्कूल आता है तो सभी अध्यापक उससे बहुत सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वो बच्चा जो है प्रिंसिपल का बेटा होता है, वो अपने पिता के साथ स्कूल में आता है तो सारे अध्यापक उसको घेर करके बहुत सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वो बच्चा एक एक करके सबका उत्तर देने लगता है। बाद में जब उसने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो खुश होकर सब टीचर उसको इनाम मांगने को कहते हैं।
तब बालक कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ने के बाद वो बच्चा इनाम में लड्डू मांगता है। इस बात पर लेखक खुश हो जाता है और कहता है कि बालक बच गया। अब तक लेखक को लग रहा था कि इस बच्चे को बहुत ज़बरदस्ती से बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो हो सकता है इसका बचपन मर ना गया हो, अंदर ही अंदर इसके बचपन को कहीं घोट ना दिया गया हो। तब जब बच्चा लड्डू मांगता है तो लेखक को खुशी होती है, उसको ये लगता है कि बच्चे में बचपन अभी बचा हुआ है और वो जीवित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने धर्म और घड़ी की तुलना क्यों की है? उत्तर देखते हैं, लेखक ने धर्म और घड़ी की तुलना की है। आगे हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे तुलना की है। जैसे घड़ी को थोड़े से लोग बनाते हैं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म को भी थोड़े से लोग बनाते हैं और इस्तेमाल सभी करते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे घड़ी को इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को घड़ी ठीक करना नहीं आता, ठीक उसी प्रकार धर्म का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को पूरे धर्म का ज्ञान नहीं होता, धर्म की सारी बारीक चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। तीसरा पॉइंट तुलना का, अगर सभी लोग अपने आप घड़ी ठीक करने लग जाएंगे तो घड़ी साज जो कि घड़ी का मैकेनिक होता है वो क्या करेगा, उसका तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि सभी लोग धर्म को सीख लेंगे तो सारी बातें जब लोगों को पता चल जाएंगी तो ऐसे कुछ लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा जिनका रोजगार धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके आधार पर लेखक ने घड़ी और धर्म की तुलना की है। अगला प्रश्न, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना क्यों ठीक नहीं है? इस पाठ में लेखक हमें बताता है कि जीवन साथी का चुनाव हमें कैसे नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताता कि कैसे करना है, ये बताता है कि किन तरीकों से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पाठ में लेखक उदाहरण देता है कि कैसे पुराने ज़माने में लोग जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों से करते थे। जिस भी प्रकार का मिट्टी का ढेला लड़की ने चुना, वो आइडिया लगा लेते थे कि ये कैसी बहू साबित होगी। यानी कुछ मिट्टी के ढेले उठाए और लड़की के सामने रख दिए, तो लड़की जिस भी प्रकार का ढेला चुनेगी, लोग आइडिया लगा लेते थे कि ये कैसी बहू साबित होगी और इससे पैदा होने वाला पुत्र कैसा होगा। उसी हिसाब से वो तय करते थे कि इस लड़की से विवाह करना है या नहीं करना है। अगर इस तरीके से हम जीवन साथी चुनेंगे, मिट्टी के ढेलों से अगर जीवन साथी चुनेंगे या इस तरीके की अंधविश्वास भरी और बातों से, जैसे कुंडली मिलाने से, इस तरीके से जीवन साथी चुनेंगे तो जीवन कभी भी सरलता से नहीं चल पाएगा। जीवन साथी चुनते समय लड़का और लड़की के व्यवहार और गुणों को देखा जाना चाहिए। सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं कि जीवन जो है आसानी से चलता रहे, हंसी खुशी चलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, संवदिया की क्या विशेषताएं होती हैं और गांव वाले उसे कैसा समझते थे? बहुत आसान सा चैप्टर है। संवदिया उसको कहते हैं जो व्यक्ति पैसों के बदले में एक मैसेज ले जाए और जहां जाना है वहां जाकर के उसको वो मैसेज दे दे, तो मैसेंजर को हम संवदिया कहते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। संवदिया नामक पाठ में लेखक ने बताया कि संवदिया बनना आसान काम नहीं है। इस काम को सीखा नहीं जा सकता क्योंकि संवाद ले जाने वाले व्यक्ति को सारा संवाद अच्छे से याद करना होता है और वो संवाद बिल्कुल उसे वैसा ही सुना देना होता है जैसा उसने सुना था। जिस भावना से, यानी हंसते हुए, रोते हुए, जिस भी तरीके से वो संवाद उसे सुनाया गया था, उसे भी वैसे ही वो संवाद सुनाना पड़ता था। तो ये एक मुश्किल काम था कि संवाद के हर शब्द को याद रखे, एज इट इज़ रिकॉर्ड की तरह से उसको रिकॉर्ड कर ले और जैसे उसको वो सुनाया गया है, हंसते हुए, रोते हुए, खुशी भरा, दुख भरा, ठीक वैसी ही भावना भी उसको अपने अंदर ला करके उसी तरीके से उसको वो सुनाना पड़ता था। तो ये मुश्किल काम था, लेकिन गांव वाले फिर भी संवदिया को निठल्ला, कामचोर, पेटू और औरतों का गुलाम समझते थे। बहुत अच्छा नहीं समझते थे उसको और उसके काम को। उसको निठल्ला, कामचोर, पेटू और औरतों का गुलाम समझते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक सेवाग्राम कब गया और क्यों गया? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छोटा सा उत्तर है इसका। लेखक के बड़े भाई बलराज साहनी, बलराज साहनी लेखक के बड़े भाई का नाम है। लेखक के बड़े भाई, नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो लेखक के बड़े भाई सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम जो है एक गांव का नाम है, ये ध्यान रखना है। तो सेवाग्राम में गांधी जी का एक आश्रम था। लेखक अपने भाई से मिलने सेवाग्राम में गए सन 1938 में। समय आपको याद रखना है 1938, और सेवाग्राम में गए थे अपने भाई से मिलने। वहीं गांधी जी का भी आश्रम था। लेखक अपने भाई के जरिए गांधी जी से भी मिलना चाहते थे क्योंकि गांधी जी उनके भाई को अच्छी तरह जानते थे। भाई के थ्रू वो गांधी जी से मिलना चाहते थे क्योंकि भाई की और गांधी जी की बहुत अच्छी जान पहचान थी।
तो ये उद्देश्य था लेखक का सेवाग्राम में जाने का। इसी चैप्टर का एक दूसरा प्रश्न है, जब लेखक चला जाता है अपने भाई के यहाँ और गांधी जी से भी मिल लेता है, तो एक घटना बताता है गांधी जी के बारे में। उसी के आधार पर ये प्रश्न है, गांधी जी ने रोगी बालक का उपचार कैसे किया और इससे गांधी जी के बारे में क्या पता चलता है। तो गांधी जी कोई डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन उनसे जुड़ी एक घटना हमें लेखक ने बताई है। चलिए वो घटना देखते हैं, फिर हमें ये बताना है कि इससे गांधी जी के बारे में हमें क्या पता लगता है, उनके अंदर की विशेषताएं। उत्तर देखते हैं। लेखक ने एक घटना बताई कि एक दिन एक बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था। मतलब सेवाग्राम में ही, जहाँ गांधी जी का आश्रम था, आश्रम के आसपास एक बस्ती थी। उस बस्ती में जो लोग रहते थे, उसमें से एक बच्चे को एक दिन पेट में दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता था, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं जाना चाहता था, वो गांधी जी से मिलना चाहता था। गांधी जी ने उस बच्चे को देखा, उसके पेट पर हाथ फेरा। गांधी जी को पता चल गया कि बच्चे ने ज़्यादा गन्ने का रस पी लिया है, इसके कारण उसके पेट में दर्द है। गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर दो, ताकि जो फालतू गन्ने का रस है वो बाहर निकल आएगा, जो पेट में दर्द पैदा कर रहा है। जब तक बच्चे की हालत सुधरी, गांधी जी बच्चे के साथ ही रहे, उसको पकड़ के रखा उन्होंने, उसके कमर पर हाथ फिराते रहे, यानी उस बच्चे के साथ ही वो रहे। इस घटना से गांधी जी की सेवा भावना का पता चलता है, सबसे पहली बात। फिर दया, करुणा, मानव प्रेम, यानी वो बच्चा था, बीमार था, उल्टी कर रहा था, तो गांधी जी जो है उसके साथ रहे। उनके अंदर कोई घृणा, कोई गुस्सा उनके मन में नहीं आया। तो ये साबित करता है कि वो कितने दयालु थे, करुणावान थे, मानव हर व्यक्ति को प्रेम करते थे, और सबसे बड़ी उनके अंदर सेवा वाली भावना थी। इन चीज़ों का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखबार वाली घटना से नेहरू के बारे में क्या पता चलता है। तो जैसे लेखक गांधी जी से मिलते हैं, वैसे ही नेहरू जी से भी मिलते हैं, और नेहरू जी के साथ एक जो घटना थी उसका वर्णन करते हैं। एक दिन लेखक ने देखा कि नेहरू जी अखबार पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तब लेखक ने अखबार को उठाकर पढ़ने का नाटक किया। लेखक देख लेता है कि नेहरू जी अखबार पढ़ने आने वाले हैं। उनको आते हुए देख करके लेखक जो है अखबार पढ़ने का ड्रामा करने लगता है। नेहरू जी कई देर तक अखबार की प्रतीक्षा करते रहे। तब तक लेखक को भी अजीब सा लगने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं नेहरू जी गुस्सा ना कर पड़े। वो वहीं पर खड़े हुए थे, अखबार की वेट कर रहे थे। फिर नेहरू जी ने बड़ी विनम्रता से अखबार मांगा। इस घटना से पता चलता है कि नेहरू जी कितने विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत नरम दिल व्यक्ति थे, बहुत शांति से बात करते थे। उनमें बड़े राजनेता वाला अभिमान, घमंड बिल्कुल नहीं था। एक आदमी से अखबार मांगना था, एक नॉर्मल आदमी से अखबार मांगना था, फिर भी वो वेट करते हैं कि वो बंदा पहले अखबार पूरा पढ़ ले, तब वो मांगे। तो इससे पता लगता है कितने सीधे साधे थे, कितने सरल थे, और घमंड उनमें बिल्कुल नहीं थे कि वो बड़े नेता हैं। इस तरीके का उनके अंदर घमंड नहीं था। यासिर अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, इतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये जो लगातार 3-4 प्रश्न हमने पढ़े, ये एक ही चैप्टर के प्रश्न हैं। लेखक है, कई लोगों से मिलता है, जिसमें गांधी है, नेहरू है, और ये तीसरे व्यक्ति हैं यासिर अराफात, दूसरे देश के व्यक्ति हैं, फिलिस्तीन के मंत्री हैं, फिलिस्तीन के नेता हैं। तो लेखक उनसे मिलते हैं और वो कुछ बातें बताते हैं गांधी जी के बारे में। तो ये प्रश्न उससे संबंधित है। उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। एक बार लेखक जब ट्यूनिस गया, ट्यूनिस है जगह का नाम, तब वह यासिर अराफात से मिला। यासिर अराफात है आदमी का नाम। उस समय यासिर अराफात ने गांधी जी के बारे में बताया कि वे उनको अपना भी नेता मानते हैं। लेखक ट्यूनिस जाता है और यासिर अराफात से मिलता है, और यासिर अराफात से जब वो बातें कर रहे होते हैं तो गांधी जी का जिक्र आता है बीच में। तो वो जो दूसरे देश के नेता हैं वो कहते हैं, गांधी जी का जब उन्होंने जिक्र सुना तो गांधी जी को उन्होंने अपना भी नेता बताया, और बताया कि वो उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। इससे पता चलता है कि गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के एक बड़े नेता थे। अब हमें एक छोटा सा कारण बता देना है कि वो पूरे विश्व के नेता कैसे बन गए, या पूरा विश्व उन्हें नेता अपना क्यों मानता था। जिस तरह गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध किया, यानी बहुत सारे हथियार उनके पास नहीं थे, उन्होंने लड़ाई का सहारा नहीं लिया, केवल सत्य, सच का साथ लिया, और केवल अहिंसा का सहारा लिया, और अन्याय का विरोध किया। फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया। तो जिस तरह सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने अन्याय का विरोध किया और देश को आज़ादी दिलाई, उनके इन गुणों से दुनिया बहुत अधिक प्रभावित हो गई और उन्हें अपना नेता मानने लगी। तो गांधी जी की तरह ही बाकी देशों ने भी सत्य और अहिंसा का ही प्रयोग करके अपने अपने देशों को आज़ादी दिलाई।
तो एक तरीके से गांधी जी ने उन सब को मोटिवेट किया था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी अपना नेता मान लिया था। अगला प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी करें। एक कहानी है और उस कहानी में ये लाइन आती है कि प्रमाण से ज़्यादा ज़रूरी विश्वास होता है, वो हमें बताना है। ये लाइन जिस कहानी से ली गई है उस कहानी का नाम शेर है। लेखक ने बताया कि शेर ने सारी जनता को मूर्ख बना रखा था। सारी जनता एक एक करके शेर के मुंह में बहुत शांति से और खुशी खुशी से जा रही थी। उन्हें यह बताया गया था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। लेखक को इस बात पर विश्वास नहीं होता और लेखक सबूत मांगने लगता है कि कोई ऐसा सबूत दे दो कि पता चल जाए कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। तब शेर के सहायक, जो शेर के बॉडीगार्ड होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं, वो क्या कहते हैं, सबूत नहीं देते कि हम कोई सबूत नहीं देंगे, आपको केवल विश्वास करना पड़ेगा कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। हमने कह दिया तो आपको बस मानना पड़ेगा कि उसके मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। लेकिन जब लेखक विश्वास नहीं करता इस बात पर तो उसको मारने की कोशिश की जाती है। पहचान लघु कथा हमें क्या संदेश देती है? अगला क्वेश्चन है, पहचान लघु कथा बहुत एक आसान सी कहानी है। उसमें बताया जाता है कि राजा को अंधी, गूंगी और बहरी जनता पसंद होती है, जो राजा की किसी गलत बात को ना देखे, ना उसकी गलत बात को सुने, ना उसके गलत कामों के बारे में बोले। राजा केवल अपनी जनता को मूर्ख बनाता है और सारे काम अपने फायदे के लिए करता है। जब तक जनता को राजा की सच्चाई पता चलती है, तब तक सारी स्थिति जनता के हाथ से निकल चुकी होती है। जनता कुछ नहीं कर पाती। पहले तो जनता जो है अंधी, गूंगी और बहरी बन जाती है, अपने आँख, कान और मुंह बंद कर लेती है। उसके बाद राजा जो है सारी चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर लेता है, फिर जनता के हाथ में कुछ नहीं बचता। अगला प्रश्न, कहानी चार हाथ में मजदूरों के चार हाथ लगाने का क्या मतलब है? चार हाथ कहानी कारखाने के मालिक और उसके मजदूरों के संबंधों पर आधारित है। चार हाथ जो कहानी है इसमें कारखाने के मालिक और कारखाने के मजदूरों के बारे में बताया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि कारखाने का जो मालिक है वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। उसे मजदूरों से कोई मतलब नहीं होता। वह चाहता है कि मजदूर जितना काम कर रहे हैं उससे दुगना काम करने लगे और जितनी तनख्वाह ले रहे हैं उससे आधी तनख्वाह लेने लगे। यानी कारखाने के जो मालिक हैं उनको बस केवल अपने फायदे की पड़ी होती है कि मजदूर जो है दो हाथों की जगह चार हाथों जितना काम करे और जितनी तनख्वाह ले रहे हैं उससे वो आधी तनख्वाह पे काम करें तो उसका फायदा ही फायदा रहेगा, ऐसा हर मालिक सोचता है। अगला प्रश्न, साझा कहानी में किस समस्या पर विचार किया गया है? साझा जो कहानी है उसमें जमींदार और किसान की वो जमींदार और किसान की कहानी है। तो जमींदार और किसान के रिश्ते के बारे में बताया गया है कि उनका संबंध कैसा है। जमींदार हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। किसानों की हालत कैसी है उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जमींदार अपना काम निकलवाने के लिए किसानों से बहुत प्यार से काम कराते हैं और इसी प्यार प्यार से उनकी सारी मेहनत की कमाई को वो हड़प कर लेते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे बिल्कुल मीठा बोल करके सारा काम किसानों से करा लिया जाता है और जब फसल का समय आता है, जब मेहनत के फल का समय आता है, तब कैसे उनको एक तरफ कर दिया जाता है और सारा फायदा जो है जमींदार हड़प लेते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? अब ये जो दो तीन प्रश्न आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उतने ही आसान भी हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं, तो आप थोड़ा सा अगर इनको देख लेंगे तो आप लिख पाएंगे आराम से। शरणार्थी हम उनको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए, जो उसकी ओरिजिनल जगह है, जो उसका पैतृक स्थान है, उसको छोड़ करके किसी दूसरी जगह चला जाए। लेकिन आधुनिक भारत में शरणार्थी हम उन लोगों को कहेंगे जिन्हें सरकार ने उन्हें उनकी घर और ज़मीनों से उजाड़ दिया है। यानी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है, सरकार ने कुछ ऐसे उद्योग धंधे लगाए हैं, सरकार ने कुछ ऐसा निर्माण कार्य कर दिया है, बांध बना दिया है, हवाई अड्डे बना दिए हैं, कोई फैक्ट्री लगा दी है, कोई बड़ा सा प्लांट लगा दिया है, जिसकी वजह से उनके घर, उनके ज़मीन, उनके गाँव जो हैं वो उसमें यूज़ उन्होंने कर लिए। फिर ऐसे लोगों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं और फिर वो लोग कहीं भी और जा कर के रह सकते हैं। तो ऐसे लोग देश में जहाँ भी जा कर के रहेंगे
वो हमेशा दूसरों की दया पर जीवित रहेंगे। क्योंकि बाहर से आकर के अगर कोई बसेगा, अगर कोई हमारे पड़ोस में भी बाहर से आकर के बसेगा, तो हमें भी ये लगेगा कि ये हमारे गाँव का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है दूसरों की दया पर जीवित रहते हैं, शरणार्थी बन कर के रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? उत्तर देखते हैं। विस्थापन का मतलब जानते हैं सबसे पहले। तो विस्थापन का मतलब है बसे बसाए को उजाड़ना। जब प्रकृति किसी व्यक्ति के घर को उजाड़ देती है, तब हम उसे प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। जैसे बाढ़ से उजड़ गया, भूकंप से, सुनामी से किसी का घर गिर गया, या वहाँ खतरा है तो कुछ समय के लिए लोग जो है अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। तो उसको हम प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं कि प्रकृति ने विस्थापित कर दिया, प्रकृति ने उस गांव को, उस शहर को उजाड़ दिया। लेकिन जब किसी विकास कार्य के लिए लोगों को उजाड़ दिया जाता है, तो उसे औद्योगिकीकरण से होने वाला विस्थापन कहते हैं। एक तो प्रकृति ने उजाड़ा तो लोग चले जाते हैं अपना घर छोड़ करके। एक होता है उद्योगों ने उजाड़ा, यानी जैसा हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि मान लो एक बड़ा सा हवाई अड्डा बनना है, तो उस हवाई अड्डे की जगह और उसके आसपास के कुछ गांव हैं, कुछ जो जगह है वो बिल्कुल खाली चाहिए होती है, तो उन्हें खाली करा दिया जाता है। कोई बड़ा सा बांध बनना है तो बड़े बड़े गांव खाली करा दिए जाते हैं। कोई बड़ी सी परियोजना लगनी है, कोई बड़ा सा बिजली का प्लांट लगना है, कोयले का प्लांट लगना है, कोई बड़ा सा और कुछ फैक्ट्री लगनी है, हॉस्पिटल बनने हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़मीनें ले ली जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको औद्योगिकीकरण से होने वाला विस्थापन कहते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि यदि अगर प्रकृति घर उजाड़ती है तो कुछ समय के बाद जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब उद्योग लगने की वजह से घर उजड़ते हैं तो लोग वापस नहीं जा पाते, वो कहीं और रहने को मजबूर हो जाते हैं। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है। क्यों और कैसे? हमें ये बताना है कि जितने उद्योग ज़्यादा होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान कैसे होता जा रहा है। औद्योगिकीकरण का अर्थ है नए नए उद्योग लगाना या नए नए कारखानों की स्थापना करना। नए कारखानों की स्थापना करना देश के विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नई नई चीज़ों का निर्माण हमें करना पड़ता है। लेकिन उद्योग लगाने के लिए लोग क्या करते हैं? पेड़ों को अंधाधुंध काट देते हैं, पूरे के पूरे जंगलों को साफ कर देते हैं, पूरे जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं, ज़मीन में से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। उद्योग लगने के बाद, ये तो उद्योग लगने से पहले की बात हो गई, बहुत सारे पेड़ काट दिए, बहुत सारे जंगल के जंगल काट दिए, और जब उद्योग लग गया, जब कोई कारखाना लग गया, उसके बाद भी उसमें से जो कचरा निकलता है उसको धरती पर, पानी में, हवा में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलेगा जो कि कूड़े के रूप में धरती में पड़ा रहेगा, कोई पानी वानी के रूप में अगर वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो वो नदियों में मिल जाएगा, और अगर कोई गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, तो वो हमारी हवा में मिल जाएगा, जिससे बहुत अधिक प्रदूषण होता है और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसमें हमें बताना है कि एक लड़की है, मनोकामना का धागा बांधती है। जैसे ही वो धागा बांधती है, उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये क्या स्टोरी है, ये हमें बताना है। इस कहानी में संभव और पारो की कहानी बताई गई है। जो ये कहानी है, इसमें नायक संभव है और लड़की का नाम पारो है। तो इन दोनों की ये कहानी है। दोनों एक गलतफहमी के कारण मिलते हैं, लेकिन उस गलतफहमी के बाद भी दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा जग जाती है। पूरी कहानी में संभव के मन में जो उथल पुथल चलती रहती है, पूरी कहानी में उसी का वर्णन है। यानी दोनों एक बार मिलते हैं और उसके बाद 2-3 पेजेस में जो है इसके नायक के मन की ही उथल पुथल जो चलती रहती है, उसका वर्णन किया गया है। वह पारो को ढूंढने मनसा देवी के मंदिर में जाता है और वापसी में उसे पारो मिल भी जाती है। पारो भी संभव से मिलने के लिए मनसा देवी के मंदिर में मन्नत का धागा बांधने आई थी। तब संभव को देखकर वो मन में सोचती है कि ईश्वर उसकी मन्नत इतनी जल्दी सुन लेंगे, उसके मनोकामना की जो गांठ है, जैसे ही उसने उधर बांधी इधर लग गई, यानी ईश्वर उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर देंगे, ये उसे विश्वास नहीं था। ये लाइन जो है पारो द्वारा बोली गई है कि वो जैसे ही मन्नत का धागा मनसा देवी पर बांधने पहुंची और वापसी में नीचे उतरने से पहले ही उसकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है।
इसी चैप्टर में से एक और प्रश्न मैंने लिया है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है कैसे? इसमें 2 प्रश्नों को मिला के मैंने लिखने की कोशिश की है कि अगर दोनों में से एक भी आए तो आप कैसे कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत में लेखिका ने हरिद्वार में होने वाली हर की पौड़ी की गंगा आरती का वर्णन किया है। यानी एक प्रश्न है गंगा आरती वाला, दूसरा प्रश्न है गंगा पुत्र वाला। तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा मैंने मिला दिया है। अगर दोनों में से कोई आए तो आप लिख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत ये होती है जिसमें हरिद्वार में जो गंगा आरती होती है हर की पौड़ी पर, उसका वर्णन है। गंगा जी की आरती शुरू होती है, दीपक जल उठते हैं, लोग स्नान करके पूजा में भाग लेते हैं और आरती के बाद अपने दोने गंगा में बहा देते हैं। यानी जितने भी लोग आरती में भाग लेते हैं वो अपने हाथ में एक दोना उठा करके आरती करते हैं। उसमें छोटा सा दीपक होता है, उस दोने में पत्ते का दोना होता है, उसमें छोटा सा दीपक, कुछ फूल, कुछ पैसे, कुछ प्रसाद, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो आरती के बाद लोग जो है अपने दोने गंगा में बहा देते हैं। वो दोने कुछ दूर तक चलते हैं, फिर वो गंगा में डूब जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन दोनों में से रखे पैसे और गंगा में डाले गए पैसे उठाने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं। ऐसे लोगों को गंगा पुत्र कहा जाता है, क्योंकि यह लोग गंगा के कारण अपना घर और जीवन चला रहे हैं। इसीलिए ये बोला गया है इस प्रश्न में कि गंगा ही इनकी जीविका का आधार है। यानी कुछ लोग ऐसी पवित्र नदियों के आसपास आपने भी देखे होंगे कि जो भी लोग उस नदी में डालते हैं तो लोग जल्दी से डुबकी लगा करके उसको उठा लेते हैं। वो उनके जीवन का आधार है, एक प्रकार से उनका रोजगार है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। कुटज हमें क्या शिक्षा देता है? कुटज एक पेड़ का नाम है जो कि पहाड़ों पर उगता है। चलिए उत्तर देखते हैं कि ये पेड़ हमें क्या शिक्षा देता है। कुटज हमें शिक्षा देता है कि हमें कभी भी अपने जीवन के संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। हमें हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे कुटज का पेड़ पहाड़ों में अकेला उगा रहता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में डटे रहना चाहिए। कोई हमारा साथ दे तो ठीक है, साथ ना दे तो भी हमें अपने जीवन के संघर्षों में अकेले डटे रहना चाहिए। कुटज जो है किसी से भीख नहीं मांगता। पहाड़ों में उगा है तो वो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करता है। उसको कोई खाद डालने नहीं जाता, उसको कोई पानी देने नहीं जाता। वो पेड़ों में भी उग करके खुद जी रहा है, यानी भीख नहीं मांगता, डरता नहीं है, झुकता नहीं है। वैसे ही मनुष्य को होना चाहिए। कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, चापलूसी नहीं करना चाहिए और हमें आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुटज हमें सिखाता है। तो कुटज एक पेड़ का नाम है जो कि पहाड़ों में उगता है और पहाड़ों में उगने के कारण ये एक मुश्किल जीवन जीता है। इसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, फिर भी ये अकेला उन पहाड़ों में मुस्कुराता रहता है, फूल इसके ऊपर खुद खिले रहते हैं। इसलिए जो है लेखक ने बताया है कि हमें कुटज से कुछ सीखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। 2 पार्ट आपके पूरे हो चुके हैं। अंतरा को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश कर दी है। अगली एक वीडियो मैं बनाऊंगी, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, जिसमें अंतराल के तीनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं डालूंगी। आई होप आपको इन वीडियो की भाषा समझ आ रही होगी। इनसे इतने प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए कि आप आराम से जो है ठीक ठाक स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से इसको याद कर लीजिए। कोई प्रश्न आपको ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको और सरल करके आपके लिए उसका आंसर दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।